Hello, good evening, Cinema Satsang viewers. Hello, Pankaj. Hello. So, in today's video, we are going to talk about Irfan Saab and his performance in Lunchbox. Irfan Saab has left us very early on his onward journey, but today Pankaj and I will celebrate his performance and acting and generally celebrate and talk about Irfan Saab in Lunchbox. Pankaj is today. I'm not alone, as you can see. Pankaj is here with me. He's a very fine actor, and he's also faculty of Cinema Satsang Film School. So both of us, ek se bhale do. Both of us, we will discuss and talk about Irfan Saab. We are very small people in front of him, but the more people celebrate Irfan Saab and talk about him, maybe the better it is. So, and we are not going to talk about the film so much, Ritesh Batra's work, but we are going to talk about, and mainly Pankaj will talk about uh, Irfan Saab and whatever he understood of his performance in Lunchbox. So, Pankaj, let's start and Yeah. share your thoughts, please, on what we are going to do So, today. Kabir ji, first of all, I'm honored that you gave me this chance to talk about the legend Irfan Khan. तो उनका काम मैं काफी अभी से नहीं सीरियल के दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। जब वो स्टार बेस्ट सेलर में उनको एक हमसफर नाम के एपिसोड में देखा, उसके बाद उनका काफी फिल्म देखा। एक जनरल पब्लिक या मास में वो अपने डायलॉग डिलीवरी या अपने अलग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ एक ऐसी फिल्में रही जहाँ पे इरफान साहब, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अभिनय से परे दर्शन हो गए। क्योंकि जब हम अभिनय के बारे में पढ़ते हैं तो काफी स्कूल्स हैं जहाँ पे साइकोफिजिकल थिएटर आ जाता है, स्टेनिस्लावस्की आ जाता है, मेथड एक्टिंग आ जाता है। लेकिन कुछ फिल्मों में इरफान साहब ने ऐसा अभिनय किया जहाँ वो खुद ही कंटेंट बन गए। मतलब कोई कैरेक्टर नहीं, वो अपने आप में जब खड़े होते तो ऐसा लगता था कि एक फिल्म वहां से स्टार्ट हो गया है। मतलब काफी कुछ वो उनका एक अपीयरेंस ही बोलता था, जैसे नेमसेक जैसा फिल्म हुआ जिसमें काफी फिलोसफी था, वॉरियर हुआ, किस्सा हुआ। और जैसे कि आज हम लंच बॉक्स के बारे में बात करेंगे वही तो मैं कहना चाहता था कि जैसे कि आपने जी कहा कि दर्शन हो गए या वो खुद ही एक हाँ, मतलब एक समय के बाद ऐसा लगता नहीं कि आप कोई अभिनय देख रहे हैं जो आ, बाकी इवन हम लोग जब बहुत प्रेज करते हैं या स्कूल्स में पढ़ाया जाता है जिन एक्टर्स को, तो हम ज्यादातर हॉलीवुड की तरफ जाते हैं कि हम मर्लिन ब्रांडो की परफॉर्मेंसेस देखते हैं गॉड फादर में, या रॉबर्ट डिनेरियो की रेजिंग बुल में, जिसे हम सो कॉल्ड मेथड एक्टिंग कहते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक झलक लगता है कि हाँ, इस किरदार के लिए मेहनत किया गया और हम एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, पर वहाँ एक्टर काफी हावी होकर दिखता है। इरफान साहब के साथ ये रहा कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी हैवी होते हुए, उनका क्राफ्ट पे इतना पकड़ होते हुए, वो कहाँ कंटेंट में ऐसे घुल मिल जाते थे कि समझ में ही नहीं, मतलब कभी लगता नहीं था कि आप किसी अभिनेता को देख रहे हो। जैसा कि हम लोग ईरानी फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ईरानी फिल्मों में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार ओरिजिनल लोग लिए जाते हैं, एक्टर जो एक्टर्स नहीं होते हैं, ओरिजिनली वो कैरेक्टर्स होते हैं और सीजन्ड एक्टर्स नहीं होते हैं। तो सीजन्ड एक्टर होते हुए ऐसा अभिनय करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपका एक सर्टेन स्टाइल, एक सर्टेन पैटर्न, सर्टेन मेथड डेवलप हो जाता है। हाँ, वही मैं पर कहने जा इरफान रहा साहब था। वही कहने जा रहा था कि उनको अगर आप काफी सारी फिल्मों में देखोगे, कोट एंड कोट कमर्शियल फिल्म्स में, मे बी ये साली हम्म, जिंदगी या और भी कुछ फिल्में हम्म, हैं, तो काफी हम्म, उनका पर्सनालिटी एक आउटगोइंग, एक्सुबरेंट और वो शेरो शायरी कुछ उनके कैरेक्टर में लोग डाल ही देते थे, कुछ वन विटी वन हम्म, लाइनर्स और हम्म, आउटगोइंग हम्म, कैरेक्टर का रोल्स प्ले करते थे। लेकिन लंच बॉक्स में उनका हम्म, परफॉर्मेंस एकदम ही रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस है। जी। तो लंच बॉक्स जैसे परफॉर्मेंस पे बात करना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। मैं फिल्म पहले देखा हुआ था, जब आपने मुझे ये चीज बोली कि हम लोगों को करना है, मैंने वापस फिल्म देखी और इस फिल्म में एक अजीब सी एक चीज हुई कि जब मैंने पहली दूसरी बार उस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, एक ठहराव है, एक लोनलीनेस का बात हो रहा है। लेकिन तीसरी बार जब फिल्म को देखा तो उस फिल्म से एक अजीब सा कनेक्ट होने लगा, खासकर इरफान साहब से। कि जैसे आप शुरुआत में ही देखेंगे कि
जब उनका पहले ही शॉट इंट्रोडक्टरी शॉट होता है जहाँ पे वो बैठे रहते हैं और डब्बा आके रखा जाता है और उनके बॉस उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर से मिलाते हैं। मेथड एक्टिंग का जो एक दुनिया में चलन आया तो तब कैरेक्टर्स में आया जब बायोपिक्स या ऐसे कैरेक्टर किए गए जो बहुत अलग थे, जैसे मकसिम गोरकी के नाटक या फिर माफिया फिल्म, जहाँ पे आपको अपने जीवन से बहुत अलग कुछ कैरेक्टर प्ले करना होता है। लेकिन लंच बॉक्स जैसा फिल्म जो स्लाइस ऑफ लाइफ है, वहां पे आपने अगर वो जीवन जिया हो तो आपको वो लोनलीनेस आत्मसात करना मुझे लगता है कि उन्होंने वो लोनलीनेस को आत्मसात किया। जरूर वो वहां पे गए, जैसा वो बोल रहे थे कि बैंड्रा में वो गए कि जहाँ पे कैथलिक्स रहते हैं, वहां पे उन्होंने उनकी बोलचाल देखा, तो बोलचाल को उन्होंने काफी इफेक्टिवली यूज किया, उस पर प्रैक्टिस किया है। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था। इम्पोर्टेंट पार्ट जिस तरीके से उन्होंने उस फिल्म का जो कंटेंट था कि मोस्टली सारे कैरेक्टर्स का एक्सेप्ट नवाज, सबका प्रेजेंट जो है वो खत्म हो चुका है, कोई भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, हर इंसान अपने पास्ट के हिम्मत पे जी रहा है। मतलब कितने ही ऐसे मोमेंट्स है, तो हम उन मोमेंट्स पे बात करें जहाँ इरफान साहब ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्ले किया है, तो मेरे ख्याल से उनके कैरेक्टराइजेशन को और उनके अभिनय पे बात करना थोड़ा आसान होगा। तो अगर कैरेक्टर की बात करें तो जो कैरेक्टर आर्क है उनका इस फिल्म में, वो उन्होंने बहुत ही बखूबी से इसको कैरेक्टर आर्क को उन्होंने तैयार किया है। पहले एक लोनली फ्रस्ट्रेटेड आदमी जो कि ऐसा लगता है कि किसी की केयर नहीं करता, जो डब्बे मिलने के बाद वो फूड से जो प्यार का एहसास उनके अंदर जो हुआ, तो एक ऐसा आदमी, लोनली फ्रस्ट्रेटेड मैन हु डजंट सीम टू केयर फॉर अदर्स, he transforms himself into a loving, and he goes out of the way to help others, and a very gentle and beautiful side of this character, and then he completely transforms, of course, by the end of the film. So if you could tell us a little bit about this कैरेक्टर तो इरफान साहब का एक चीज बड़ा फेमस है कि वो, कई लोग बोलते हैं कि वो जो इम्प्रोवाइज करते हैं तो कई बार एक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने रिहर्सल में कुछ किया और कैमरे के सामने कुछ और किया, तो कई बार एक्टर्स लोग डर जाते हैं। तो निमृत से ही पूछा गया ऐसा कुछ हुआ इस फिल्म में, उन्होंने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि रितेश बत्रा का जो स्क्रिप्ट था वो बहुत ही ज्यादा स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट परफेक्ट था। एक एक मूवमेंट जो था और कैरेक्टर इतना ज्यादा लेयर्ड था, लेकिन उसको उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं दिखाया। वो जैसे जैसे धीरे परत, एक प्याज की परत उतरती जाती है ना, वैसे वैसे धीरे उतरा। जैसे आप पहले ही शॉट में देखेंगे जब नवाज से मिलते हैं, तो अब उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मैं इस तरीके का आदमी हूँ, लेकिन जब भी वो रूखी आवाज में या किसी से गुस्सा होके भी बात की है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये आदमी बुरा हो सकता है। जैसे एक इंस्टेंस की नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर उनसे आके पूछता है कि आपने, लोग बोलते हैं आप बड़े खतरनाक है, आपने बिल्ली को धक्का दे दिया तो बिल्ली बस के नीचे आ गई, तो कहता नहीं, मैंने तो एक अंधे आदमी को धक्का दिया था, आप मुझसे डर के रहिए, और वो अपनी सिगरेट खरीद के चले जाते हैं। पर हमें उस पर हंसी आती है। मतलब एक जीवन के लोनलीनेस और मोनोटोनी को भी उन्होंने एक ब्लैक कॉमेडी की तरह उसमें दर्शाया। और जैसे ही उनका जब वो भूटान वाला इंसिडेंट होता है और वो लेटर में सिर्फ 2 लाइन लिख के देते हैं कि अगर मैं आपके साथ भूटान चलूं, उसके बाद आप उनकी मुस्कुराहट देखेंगे तो ऐसे लगता है यार ये आदमी पूरा तब्दील हो चुका है। जो नवाज का कैरेक्टर भी एक लाइन में बोलता है कि सर आप टचवुड 10 साल छोटे लग रहे हैं। और उसी में जब वो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो बिल्ली वाला इंसिडेंट है वो भी फिल्म के मतलब थोड़े जाने के बाद आया था। मतलब शुरू में तो वो नवाज को सिखाना भी नहीं चाहते थे, तो ये पॉइंट पे तो उनको डब्बा मिलना शुरू हो गया था, एंड ही वाज फीलिंग अ बिट हैप्पी इन हिज वर्ल्ड। तो हाउ डू यू थिंक ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और हाउ डू यू थिंक, ठीक है स्क्रिप्ट तो था ही उनके पास, लेकिन एक एज एन एक्टर आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कुछ तैयारी की होगी? ये जो कैरेक्टर, आप लोग किस तरह कैरेक्टर आर्क तैयार करते हैं? मतलब देखिए जो आर्क की, हाँ, वो कैसे किया हो सकता है उन्होंने? जो इरफान जी का एक्सपीरियंस था कि कई बार हम लोगों को कोई नया रोल करने के लिए वहां जाके रहना पड़ता है। उन्होंने बोला कि हम वहां गए और उन्होंने ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट किया है। अगर उनका बैंड्रा का वो घर था जिस विलेज का, तो वहीं पे शूट हुआ। उसके पहले वो लोग वहां जाके, पता नहीं है ऑन रिकॉर्ड नहीं है, पर मुझे लगता है जाके रहे हैं। मलाड ईस्ट में इनका निमृत कौर के कैरेक्टर का घर था, और डोंगरी में नवाज का घर था। तो ये लोग पहले काफी वहां पे जाके रिसर्च किए हैं, वहां पे देखे लोगों का जीवन कैसा होता है। लेकिन यहाँ पे
एक कैरेक्टर So से you मैच mean to की say फिल्म। the environment shaped his character, this Christian character? One of the elements was the environment. प्रिमाइस ने इफेक्ट किया उनके एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन को और बाहर से कुछ चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने वो जीवन, क्योंकि जब उनसे बोला गया, उनसे शुरुआत में कैरेक्टर ऑफर किया गया था, तो इरफान साहब ने बोला था कि आप नसीर साहब से कैरेक्टर करा लीजिए, क्योंकि अच्छा। अभी वापस लोनलीनेस और थोड़ा आप मुझे बूढ़ा बना रहे हैं। तो रितेश ने बोला नहीं, मैंने आपको सोच के काफी दिमाग में लिखा है। तो इरफान के पास क्या होता है, उसके पास वो बैग ऑफ एक्सपीरियंस था, वो जीवन जिया है जहाँ पे उसने अपने, वो इरफान ने वो जीवन जिया है जो काफी स्टार्स या काफी सो कॉल्ड एक्टर्स वो इतने रिच बैकग्राउंड से आते हैं या इतने कंफर्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं। इवन जब हम हॉलीवुड की बात करते हैं, दे कम फ्रॉम वेरी स्टेबल बैकग्राउंड। उन्होंने वो जीवन देखा नहीं होता, पर इरफान ने कई बार ऐसा अपने लाइफ में देखा है जहां पे उन्होंने, ऐसा हो चुका है कि वो एक्टिंग छोड़ के जाने वाले थे, जहां उनको अपना प्रेजेंट बुरा लगने लगा था। और पूरा फिल्म, मतलब कई फिल्में होती है जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है, लेकिन इरफान के इस फिल्म में ये बहुत कैरेक्टर ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म था, तो कई बार फॉर्म ही कंटेंट बन जाता है। तो उनका एक्टिंग स्टाइल जो था, मतलब एक्टिंग था नहीं, जो उन्होंने झेला या उसको समझा, स्क्रिप्ट को उन्होंने अपने लाइफ से रिलेट किया और उसको सिर्फ वो लेके वहां पे बैठे हैं और उन्होंने सिचुएशन को रिएक्ट किया है। मुझे नहीं लगता कहीं भी उन्होंने कुछ कैरेक्टराइजेशन एज सच, जैसे वो बाकी फिल्मों, जैसे पान सिंह तोमर में सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन लगा होगा फिजिकलिटी को लेकर या उस आदमी की जर्नी को लेकर, लेकिन इस फिल्म में जो हम लोग बोलते हैं ना कि कई बार आप इतने बड़े अभिनेता हो, इतने अभिनय में इतना जान आ जाता है कि आप सिर्फ खड़े होते हैं आके और लगता है यार इस आदमी ने ये जीवन जिया है। सिर्फ वो सिचुएशन नहीं दिखता, उसका पूरा जीवन दिखता है। तो इरफान साहब ने इस फिल्म में मेरे ख्याल से अपने अंदर का सब कुछ, जो उन्होंने लोनलीनेस देखा है, जो उन्होंने ये देखा है कि इंसान मेमोरीज पे ही टिका रह जाता है, आगे कुछ देखने के लिए है नहीं फ्यूचर में और प्रेजेंट। अगर मैं थोड़ा उस और अंदर जाऊं तो इंसान के जीवन में क्या है कि एक कर्म का क्षेत्र है और एक जीवन जीने का क्षेत्र है। तो वो इंसान सिर्फ अपना कर्म, जो भी अकाउंटेंट है, अपना काम वो बहुत परफेक्शन से करेंगे, जो कि फिल्म में बताया गया है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जीना साफ छोड़ दिया और अपने बाहर एक बाउंड्री बना लिया है। वो बाउंड्री में ऐसा नहीं है कि वो इंसान में कुछ बुरा हो गया है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसको बहुत समझ है, कम बोलता है, काफी चीजें बहुत तुरंत समझता है, लेकिन जैसे ही कोई उस बाउंड्री के, क्योंकि वो सोसाइटी को नापसंद करते हैं, वो कहते हैं कि एक सीन में कहते हैं कि देश पांडे सबकी जब कहानी बताई जाती है तो वो कहते हैं कि अगर देश पांडे सर आज की ट्रेनों में सफर करते तो वापस अपने ओरिएंटल पंखे पे पहुंच जाते। That's my favorite हाँ, dialogue of the film. तो वो उनका dialogue उनका कहना है कि हाउ dialogue मच ही कुछ हेट्स द प्रेजेंट, ऐसा। हाँ, हाउ मच ही हेट्स द प्रेजेंट is reflecting from that he's saying a person who is in coma is living better life than what we are living in like in trains or in public life। तो वो हर आदमी को दूर रखना चाहते हैं। और आप देखिए ना नवाज का कैरेक्टर, In fact, I wrote it down. Dear Ela, Your husband sounds like a busy man. Life is very busy these days. There are too many people, and everyone wants what the other has. Years ago, you could find a place to sit in the train every now and then, but these days it's difficult. If Mr. Deshpande wakes up now, he will see the difference and probably go back to his Orient ceiling fan. और उसके बाद ये भी है कि anyways वो now I'll have to stand when I'm dead also, वो कुछ शायद कुछ ऑर्डर देने जाते हैं अपने लिए कॉफिन, तो ऐसा जगह नहीं है, पाकिस्तान में भी जगह नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी के लिए बोला था, मुझे तो वर्टिकल बनाने को बोल रहे हैं, वो जो उनका ताबूत होता है वो वर्टिकल बनाने को बोल रहे हैं, मतलब वहां भी जगह नहीं है, हॉरिजॉन्टल करने ले। Now that we are talking about this, I'm feeling really strange. हाँ, और वही मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर को जब एक्टर इतना एक्सपीरियंस, इतना समझदार और जिस लेवल पे वो जीवन जी रहे थे और उन्होंने जैसे जीवन देखा था, हर चीज को बहुत थ्योरेटिकली तैयार करने का जरूरत नहीं रहता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अगर वो उतने सेंसिटिव होके उस स्क्रिप्ट को अप्रोच करेंगे तो वो धीरे धीरे उनके अंदर आता ही जाएगा, वो कहाँ आपके सिस्टम में घुस जाता है, जैसा फिल्म ऑडियंस के साथ करता है। मैं ये, अगर ये ऑडियंस, जैसे मैंने आज अपने मेरे कजिन ने बोला आई वांट टू कम एंड ज्वाइन विथ यू एंड आई वांट टू सी फिल्म विथ यू, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनकी जब अटेंटिवनेस उतनी नहीं थी ना, तो वो आत्मसात उतना नहीं कर पाए, वो कॉमेडी पे हंस रहे थे। लेकिन इस तरीके की फिल्मों के लिए जैसा सीरियस नेचर ऑडियंस को चाहिए, उससे
कई गुना ज्यादा होके वो घुसते हैं उस फिल्म के अंदर। तो जैसे हम बातचीत करते हुए हम लोगों को ऐसा एक बहुत कुछ दौड़ रहा है शरीर के अंदर जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में, वैसे ही उनके साथ हुआ होगा। और वो तो हर चीज को लेके काफी सेंसिटिव थे। मतलब उनके एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि मैं तो बचपन से बहुत शाय आदमी था, पर मैंने हर चीज से मोहब्बत करी है। कह रहा मैं स्क्रिप्ट के इतने मोहब्बत में पड़ जाता था, अच्छी स्क्रिप्ट के, कि मैं कई बार 4 चैप्टर पढ़ के मुझे किताब रखनी होती कि ये तो कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, तो मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो जब इंसान उस लेवल पे सोच रहा हो, तो जो मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि अभिनय से परे दर्शन हो गए, आप उनके इंटरव्यूज भी सुनिए, वो कभी क्राफ्ट के बारे में नहीं, वो फिलोसफी ऑफ लाइफ की, हाउ आई एम सर्चिंग माई सेल्फ, इन सब चीजों का बात करते थे। तो इस फिल्म में उनका एक ये साइड मुझे देखने मिला जब आई जस्ट केम अक्रॉस अ वीडियो ऑन यूट्यूब पुट अप बाय आनंद गांधी। आप देखना, where he talks about his philosophy of life, and मैं एंड में इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। तो you mean to say this character arc, he didn't have to work very hard for it because it is there within him, all these things, and you know it's almost effortless. हाँ, मतलब हार्ड एज सच, हार्ड तो मतलब जब आपने जीवन इतना हार्ड जिया हो और जब आप स्क्रिप्ट में इतने संवेदनशीलता से घुसे हुए होते हैं तो आपके लिए मुश्किल तो होता ही है वो, लेकिन एक लेवल बाद वो आनंद आने लगता है। मतलब क्या होता है जब आप दूसरे किरदार को इस तरीके से देखते हैं और आप किसी से एम्पैथाइज करने के लेवल पे होते हैं, तो एक आनंद होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कोई इसको दुख की तरह लेके घबरा भी सकता है कि यार ये मेरे को क्या हो रहा है, लेकिन आप दुख भी एक ऐसा इमोशन है जिसे आप सहेज के रखें तो काफी आप अच्छा फील करते हैं। मतलब अब मैं बहुत ज्यादा फिलोसफी में मुझे लगते जा रहा हूँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस ही बहुत फिलोसफिकल था। जैसे लाइफ ऑफ अ पाई में भी था, लंच बॉक्स में, इनके जो परफॉर्मेंसेस बहुत ग्रेट हैं, वो सही में बहुत फिलोसफिकल और बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं। उन्होंने शुरुआत में अपना कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर रखा जो सरफेस पे बहुत टफ रखता है, लेकिन शायद आपको भी और मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि हम उसे जज नहीं करते कि यार ये टफ क्यों है। धीरे धीरे वो अपनी परतें खोलता है तो पता चलता है कि वो सोसाइटी और प्रेजेंट को पसंद नहीं करता। वो बोलता है पहले कैसी दुनिया हुई करती थी और पिछले कुछ समय में कितने फास्ट है। वो कहता है पेंटिंग लेके आता है, कहता है कि इस पेंटिंग में मैं अपने आप को पाता हूँ। पेंटिंग खरीदता है, कहता है मैं ऑटो रिक्शा की अपने आप को ट्रीट दे रहा हूँ। तब वो हॉस्पिटल का बात करता है, बाकी चीजों का। तो हमेशा वो सिर्फ वो नॉस्टैल्जिया नहीं है, मतलब कुछ ये यथार्थ है। पिछले कुछ समय में जैसे सोशल मीडिया आने से या फिर मोबाइल्स का आने से जैसे परिवर्तन हुआ है समाज में, वो सही में बहुत ज्यादा किसी गलत दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हमें उसको सोचने पर मजबूर होना चाहिए, वो खाली नॉस्टैल्जिया नहीं है। तो वो उस चीज को बिल्कुल ले नहीं पा रहा है और सोसाइटी के बाकी लोगों को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन नवाज के आने से, और फिर वो चिट्ठी भी जब वो आती है, आप देखेंगे जब वो चिट्ठी पहली बार पढ़ता है ना डब्बे में, तो वो एक ही रिएक्शन, हल्का सा जितने सटल उन्होंने परफॉर्मेंस की, एक रिएक्शन कंपैरेटिवली लाउड है वो रिएक्शन जब इरफान साहब ऐसे उठाते हैं और यूं देखते हैं और देखते हैं 2-3 बार देखते हैं। तो मतलब उस आदमी के अंदर डर है कि मेरी खुशी को ये आके छीन लेगा, ये खुशी मुझे मिली है। तो वो उसको अंडरलाइन करते हैं कि मैं किसी और को चिट्ठी नहीं पढ़ने देती। इवन वो नवाज को भी कभी भी चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। तो और फिर उनके धीरे धीरे जो प्यार का जादू, इट्स अ रोमांस, अगर देखा जाए तो सतही तौर पे ये एक रोमांटिक फिल्म है। तो रोमांस जो जीवन में करता है, प्यार की जो ताकत होती है, वो रोमांस उनके जीवन को परिवर्तित करता है, वो खुश होने लगते हैं। लेकिन आखिरी में जब उनका कैरेक्टर वो वापस दिखता है कि ये कैरेक्टर इतना टफ होते हुए भी कभी ये मटेरियलिस्टिक या चीजें छीनने वाला नहीं रहा। मोहब्बत करना उस कैरेक्टर के अलग कुछ था और छीनना अलग कुछ था। वो उस लड़की को देखता है, अपने आप को एक बूढ़े आदमी की तरह पाते हैं और तब वो मना कर देते हैं उस लड़की से। उसके बाद उनको पता नहीं क्या रियलाइजेशन होता है और ओपन एंडिंग है फिल्म का, और वो वापस आते हैं और वो उसको ढूंढने का, और पहली बार जब वो लास्ट शॉट में एजिटेटेड होकर ढूंढ रहे हैं, पहली बार वो फिल्म में ऐसे एजिटेट हुए कि यार वो पूछ रहा है कि कहाँ पे ये, और वहां पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो शायद वो उनसे मिस्टेक हुआ है कि वो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देने के हमें लगता है कि हम उसके काबिल नहीं है, लेकिन शायद वो आपको ही खोज रही है। तो ये सब फिल्म सवाल खड़े कर जाती है। और मुझे बार बार फिल्म का बात क्यों करना पड़ रहा है कि इरफान साहब ने जो कैरेक्टराइजेशन किया ना कि फिल्म और इरफान साहब एक हो गए, वो कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक्टर अभिनय कर रहा है। ऐसा लगता है कि इरफान का कैरेक्टर और बाकी लोगों के कैरेक्टर मिलके जो बोल रहे हैं वही फिल्म बोलना चाहती है। Yeah. And if you could tell us something about his eyes, आंखों के बारे में, उनके आंखों से जो अभिनय करने का बयान जो है,
आंखों से ठीक कैसे है। अभी किया जाता है? इरफान साहब को बहुत मैं मिस कर रहा था। इसके बाद शुरुआत में तो थोड़ा ऐसा स्थिति था कि बातचीत करने का मन नहीं कर रहा था, और जब मैं सुबह उठा तो ऐसा लगा कि यार अपना कोई बड़ा भाई, एक गाइड, स्पिरिचुअल गाइड या कोई ऐसा आदमी चला गया। और फिर बाद में पता मुझे लग रहा था कि मैं अभिनेता हूँ, उनके काम को फॉलो करता हूँ, लेकिन बाकी सब लोगों को ऐसा लगा कि हर आदमी को, कॉमन मैन को भी ऐसा लग रहा था कोई अपना चला गया। तो फिर मैंने उनके काफी इंटरव्यूज 2-3 दिन बाद अब रेगुलर उनके इंटरव्यूज देख रहा था, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया, तो वो बस मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा ऐसा तो यार मैं कुछ नहीं करता। और इनफैक्ट शुरुआत में ये आंखें उनको काम दिलाने में प्रॉब्लम करती थी। आपने हासिल में भी उनका एक डायलॉग देखा होगा, जब वो जिमी शेरगिल से बोलते हैं, यार तुम करो तो प्यार, हमारा तो साला आंखें ऐसी हैं कि हम प्यार भी करते हैं तो कुछ और लगता है। हाँ तो ये आंखें उन्हें परेशान करती थी। लेकिन एक तो काफी एक्टर्स को मैंने देखा है कि अगर आपने दुख को जज्ब करके आपने जीवन जी लिया ना, कई लोगों को तो दुख बिखेर देता है, या तो वो बुरे इंसान में तब्दील हो जाते हैं या कोई रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं जैसे सुसाइड वगैरह। लेकिन जिन्होंने आत्मसात कर लिया, भले एक ऐसी बात लगती है कि बहुत आर्टिस्टिक बात है कि रियलिटी में होती है कि नहीं, पर उनकी आंखों में एक परमानेंट एक भाव तो आ जाता है, और उसको आप हटाया नहीं जा सकता। बल्कि वो डेलिबरेटली आंखों का कभी यूज नहीं करते थे, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। वो हंसते थे, कहते थे हाँ पर्सनल लाइफ में जरूर मैंने किसी को आकर्षित करने के लिए अपनी आंखों का यूज किया होगा, एक्टिंग वर्क करते वक्त मैं कभी अपनी आंखों का डेलिबरेटली यूज नहीं करता हूँ। अच्छा, बट हाँ कभी भी। हर एक सीन में, हर एक शॉट में his eyes say something, you know, he conveys the emotions through his eyes. वैसे बोला ही गया है कि अगर वैसा नहीं हो कि आईज आर दी मिरर ऑफ सोल, तो Yes, वो, so वो अगर वो अंदर अंदर फील करेंगे तो वो पूरा बॉडी में होता है। इवन आप उनका उन्होंने अपनी फिजिकलिटी में भी जो कैरेक्टर का उनका हिस्ट्री आया था ना, मतलब कई बार जब उनको पीछे से दिखाया गया वो यूं करके अपना काम कर रहे हैं, ये यूज स्केच, तो उनके आंखों में नहीं, उनके पूरे शरीर में ही उस कैरेक्टर का हिस्ट्री था। वो पूरे शरीर में ही उनका वो कैरेक्टर दिखता था। मतलब उन्होंने जितना आत्मसात कर लिया था, वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उस कैरेक्टर से थोड़ा पल के लिए भी बाहर जाए। जो उनके कमर्शियल फिल्मों में वो लिबर्टी लेते थे कि वो कई बार खुद को भी प्ले करते थे, लेकिन इस फिल्म में तो कहीं भी ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ, पीछे से दिखाया गया है कुछ शॉट्स में उनको हाँ जाते हुए। हाँ हाँ, आप उनका स्पाइन देखेंगे तो स्पाइन का जो कर्व है ना, वो भी एज को जस्टिफाई करता है। उनके करंट जो उनका समाज में स्टेटस है, जो उनका मनोस्थिति, उसको जस्टिफाई उनका स्पाइन भी करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, कई बार सिखाया जाता था ये एक्टर अच्छा हो तो अपने बैक से भी एक्टिंग कर सकता है, तो आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, उनको इस फिल्म में देखकर काफी सारी चीजें, जैसे वो पीछे से जा रहे हैं जाते हुए, ये सब चीजें है ना, बहुत ही मैं किस तरह इसको, मुझे लगता है कबीर जी, कोई भी किताब, कोई भी मेथड, इस तरीके की परफॉर्मेंस सिर्फ आपको, जब आप लाइफ उतने सेंसिटिव तरीके से जिएंगे, उतने ईमानदारी से जिएंगे, तभी हो सकती है। नहीं तो आप किसी भी क्राफ्ट से ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं, किसी भी मेहनत से भी नहीं है कि यू डू मेथड एक्टिंग एंड बिकम फर्नांडिस फॉर 12 months, इट इज नॉट पॉसिबल। his first close-up comes around, around 12 minutes, and this immense intensity in that close-up, and of course the eyes which I'm talking about, immense intensity. आपको अगर वो शॉट याद हो तो जब वो खुश होते हैं, तब भी उनकी आंखों में, जब वो बच्चे, साजन का गाना घर पे चलता है और साजन का सेम गाना ट्रेन में चलता, हर एक शॉट में उनकी आंखें, और साजन का गाना ट्रेन में चलता है तो बच्चे कहते हैं साजन साजन, और पलट के देखते हैं। नहीं, वो शायद मुस्कुराते हैं कोई पॉइंट पे उसी, और वो क्या मुस्कुराहट थी, क्या 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 लाजवाब, क्या मुस्कुराहट है। वो दुखी होते हैं, रोते तो आप उनके साथ दुखी होते हो, रोते हो, वो हंसते हैं तो आप उनके साथ हंसते हो। खैर, मैं तो एक क्लीशेड वे में बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से, जैसे आप सोल की बात कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला, मिरर ऑफ द सोल। तो शायद वो इतना अंदर से वो चीजें कर रहे हैं कि हमको भी वो परफॉर्मेंस और वो फिल्म अंदर तक छू जाती है। क्योंकि वो कभी ये सब, तो उस स्कूल के वो एक्टर ही नहीं थे कि वो कुछ भी दिखाएंगे या अपने परफॉर्मेंस में कुछ भी शो ऑफ करने का कोशिश करेंगे। वो तो उनके साथ था ही नहीं, और वो उसको जितना कम करने की कोशिश करते थे, वो उतना उभर के आता था एक तरीके से। और वो एक डायलॉग है फिल्म में, वो अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि मैं वो सीरियल देखती थी, मैं वहां सिगरेट पीता था और मैं सपने में उसको देखता था, वो हंसती थी। तो एक डायलॉग है, आई विश आई हैड केप्ट ऑन लुकिंग बैक देन, जो आप नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं।
हाँ ये काफी सारी चीजें इसके अंदर आयरनी भी है, क्योंकि इरफान साहब खुद अब हमारे साथ नहीं है, अपनी ऑनवर्ड जर्नी में जा चुके हैं। तो इस डायलॉग में काफी आयरनी भी है। और नवाज भाई ने भी अच्छा फॉइल इसमें उनको प्ले किया। नवाज भाई का अकेला कैरेक्टर था जो जिंदगी में, जिसने बहुत बचपन में बहुत कुछ देख लिया था। और जैसे कि वो बोलता है, पर कई बार ये एक वो रखा गया है कि वो सच बोलता है कि झूठ। उसके कैरेक्टर में वो था कि मतलब जब अम्मी की कसम खाता है, फिर कहता है कि नहीं अच्छा लगता है बोलना, पर बोलता है अनाथ। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र में सब कुछ देख लिया था, पर आज वो जिंदगी जीना चाहता है। ही इज प्रोएक्टिव टू लिव लाइफ। बाकी सारे कैरेक्टर्स आप देखेंगे, चाहे वो उसकी माँ का कैरेक्टर हो या ऊपर वाली आंटी का कैरेक्टर हो, सब लोग अपने प्रेजेंट में बहुत ज्यादा परेशान है, सब बहुत लोनली हैं किसी ना किसी वजह से। निमृत का कैरेक्टर अपने, हाँ, ही वाज अ गुड फॉइल कि उसके थ्रू हमको उनका कैरेक्टर बिकॉज निमृत से तो उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो उसी के थ्रू पता चल, जिस तरह वो नवाज के साथ बिहेव कर रहे थे। और एंड में वो बॉल वापस कभी, तो ये सब चीजों से दूसरों के साथ, मतलब मेनली नवाज के साथ जिस तरह उनका बिहेवियर चेंज हो रहा था, उसी से हमको उनका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी पता चल रहा था। और एक और डायलॉग फिल्म में, मैं कुछ डायलॉग्स आपके साथ से शेयर कर रहा हूँ जो मैंने नोट करके रखे हैं। आई थिंक वी फॉरगेट थिंग्स इफ वी हैव नो वन टू टेल देम। ऐसे कुछ लाइंस भी बहुत अच्छे हैं फिल्म में। और खुद वो दुखी होते हैं जब उसको निमृत के हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो इससे उस कैरेक्टर की सेंसिटिविटी भी बाहर आती है। और फिर जब वो सुसाइड का सुनते हैं जो रिक्शा में बैठ के, तो जिस तरह वो आहें भरते हैं। पहली बार वो अपने जिस तरीके का वो कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर है, वो पहली बार बिखरता है। पहली बार बिखरता हुआ देखो, ऑटो वाले से पूछते हैं उस औरत का नाम क्या था, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी। जब उसको नवाज बोलता है कि तुम ये किस चीज का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये इस डिपार्टमेंट का फाइल है, तो इसका ही होगा, तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो। तब वो, लेकिन वो खुद बोलते हैं ऑटो वाले, तो ऑटो वाला कहता है मुझे क्या पता कौन मर गई, मैं थोड़ी ना उसको जानता था। जब इंसान चिंता किसी का जेन्युइनली करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का उन्होंने अपना बना के रखा, वो भी एक ऐसा सवाल उनका कैरेक्टर करता है जो बहुत इनोसेंट सवाल होता है। हाँ, और उस शॉट में उनकी जो एक्टिंग थी ना पंकज, एक बहुत ही सटल, वो एक आहें भरते हैं उनकी, है ना, और सांस लेने की आवाज आती है और आहें भरते हैं। मतलब ये सटल चीजें जो वो एंजाइटी, वो उस समय परेशान, जो आप बोल रहे बिखर गए थे, ये सारी चीजें बहुत ही सटल उनका अदाकारी। हाँ, और शुरुआत में उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो रखा है ना, कि मैं अपनी एक, उन्होंने अपने सामने एक वॉल रखा है कि वो लोगों को उसको तोड़ने नहीं देते। तो इवन जब उनको मिर्ची वाला खाना मिलता है ना, तो उसको कितने सेटलनेस के साथ करते हैं। उन्हें मिर्ची लगती है, सिर्फ हल्का सा करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत। और उसके बाद बोलते हैं मैंने केले खा लिए, और लोग केले खाते हैं। मतलब ह्यूमर को उन्होंने ह्यूमर को भी जितना ईज से डाला है ना, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे वो जिंदगी से खुश नहीं है, मतलब औसम। वो इरफान साहब भी कर सकते हैं। हाँ, मैटर ऑफ फैक्ट वही कर सकते थे। ये जो डायलॉग, आई वाज गॉन बट आई केम बैक, और फिर तो बाल मस्त कलर करके फिर उसकी खोज में निकल जाते हैं। सूट वुड पहन के एकदम मस्त, अलग ही लुक दिया है लास्ट शॉट में, लास्ट। हाँ। और पहली बार वो उतना वैसे भी एजिटेटेड भी दिखे हैं, मतलब जिस तरीके से वो, उसके पहले वो कहते ठहराव के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन पहली बार वो इनमें जैसे उस कैरेक्टर में एकदम से एक अलग जान आ गया है। और वो जैसे पूछता है ना उन लोगों से उनके बीच जाके, तो पूरे फिल्म में एक एक्साइटेड अबाउट हिज लाइफ अगेन। मतलब पूरे फिल्म में जो ट्रांजिशन, खासकर ये जो ट्रांजिशन है ना, पूरा फिल्म एक तरफ, और जैसे उनका जीवन परिवर्तित होता है उसके बाद, जो उनकी सोच बदलती है जीवन देखने की, वो बिल्कुल ही अलग है वहां पे। Yeah, and subtle change like coloring your hair can also make a difference in cinema. And I congratulated Niharika Basin Khan the other day on Facebook. I found her; she's my friend. On the costumes of the film, it's so realistic. All the shirts and the way the entire office was designed. And एक और शॉट मैंने लिख के रखा था रितेश बत्रा का, एक ऑफिस हमेशा ज्यादा क्लोजअप्स या मिड शॉट्स में, एक शॉट में खाली में जब वो नवाज को डांट पड़ती है, उसके बाद का जो नवाज का काम कर रहे होते खाली ऑफिस में, तो एक लॉन्ग शॉट आता है, बड़ा प्यारा सा एक लॉन्ग शॉट आता है।
ये सब रितेश बत्रा का कमाल है। और हाँ, इस सीन में वो डांटते भी है नवाज को, दैट्स द ओनली टाइम वो थोड़ा सा ना एंगर वॉइस उन्होंने रेज किया है फिल्म में कि तुमको नहीं आता है तो तुम जाओ इधर से। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, हाँ, पहली तुमको बार नहीं गुस्सा आता है। हुए फिल्म में एक दोस्तों में। हाँ, कहता तुम कैसे आदमी हो, मतलब नवाज उस समय कहता है कि नहीं अब मैं नहीं करूं मैं। नवाज का कैरेक्टर, नवाज कहता है ओके सर, मैं सब्जियां काटूंगा तो उसके ऊपर मैं पॉलीथीन चढ़ा लूंगा और फिर सब्जियां काटूंगा। हाँ, so that's the और only कहता point है he raises his नवाज voice. नवाज भी पीछे वगैरह सिखाएंगे सर, आप मुझे सिखाएंगे, कौन नहीं सिखाएगा। तो मतलब नवाज ने भी एक जो कैरेक्टर बनाया, मतलब नवाज का कैरेक्टर उन सबसे वही था कि जो डिफरेंस था ना बाकी चीजों से, वो मतलब हर चीज मिला जुला के जो पूरी फिल्म ले दे के, मतलब इरफान साहब का बात करते करते फिल्म का बात आ ही जाता है। क्योंकि जो मैंने शुरुआत में भी बोला कि एक होता है कि हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं वगैरह, लेकिन एक जो होता है ना कि फॉर्म इज कंटेंट, जहाँ फॉर्म और कंटेंट एक हो जाता है तब मजबूरी में, क्योंकि वो फिल्म से इतने ज्यादा घुल मिल जाते हैं किरदार, जो अक्सर हम लोग हिंदी सिनेमा में बहुत ही कम देखते हैं, जो ईरानी सिनेमा में हमें अक्सर देखने को मिलता है। कोई भी मतलब अब्बास कियारोस्तामी का काम, ये सिर्फ इनका काम थोड़ा डिफरेंट होता है, जिनको एक बार ऑस्कर मिल चुका है सेपरेशन के लिए। हाँ, he is one of my favorite directors, असगर फरादी। हाँ, असगर, हाँ, उनके अलावा लेकिन उनके काम में एक क्राफ्ट है, बाकी लोगों के काम में बिल्कुल भी ऐसे लगता है लाइफ ही है। मतलब आप जफर पनाही का देख लें, या अब्बास कियारोस्तामी का, या माजिद मजीदी का टेस्ट ऑफ चेरी हो गया, सर्कल हो गया, चिल्ड्रन ऑफ हेवन हो गया, तो उस श्रेणी में ये फिल्म आता है। लेकिन इरफान साहब कहाँ स्टैंड आउट करते हैं कि उनके जो एक्टर्स होते हैं ना, उनको ना तो इतना कमर्शियल फिल्मों में काम करना होता है, ना वो इतने सीजनड होते हैं कि वो इतनी सारी फिल्में करते हैं, तो अपने आप को बचा के रखना आसान होता है। पर यहाँ इरफान साहब इस सब के बीच में रह के, बॉलीवुड जैसे जगह पे रह के, अपने आप को इतने साल बचा के रखना और ऐसी परफॉर्मेंसेस देना, ये तो मतलब काबिले तारीफ है। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि काजल की कोठरी में आप रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको काजल लग ही जाएगा, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको, तो इस सबके बीच में रह के वो काम करना मतलब बहुत ही कमेंडेबल है। और ये सपोजिटली आर्ट हाउस फिल्म है, बट आई वुड लाइक टू से दैट दिस फिल्म एक्चुअली मेड 100 crores वर्ल्ड वाइड। एंड अगर ये फिल्म उस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर में जाती तो शायद, क्योंकि इसका ऑलरेडी इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे, तो मतलब ये तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट अब बात आई है तो इसको ऑस्कर भी शायद मिल सकता था अगर भेजा जाता है इंडिया से, तो क्योंकि ऑलरेडी बज भी चाहिए होता है ना ऑस्कर में, इट्स ऑलरेडी बज फिल्म था बहुत फिल्म का। खैर इरफान साहब तो इसके प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के, को प्रोड्यूसर, maybe I'm not sure, maybe the executive producer, because maybe his fees was not in, I don't know, when they make you executive producer then they don't pay you in full. So you give मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू मैंने देखा तो इरफान साहब कोमल नाटा के साथ उनका इंटरव्यू था, तो वो क्या कहे हैं कि हाँ मुझे ऐसी फिल्मों के लिए मैं पैसा कम भी कर लेता हूँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं साल में 3 ऐसी फिल्में करूंगा, मुझे और कोई रीजन नहीं, बस अपना एक वो चलाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत कमर्शियल सिनेमा करना पड़ता है, नहीं तो मेरा डाइवर्जन अच्छी स्टोरीज बोलने पे ही है। हाँ, ये भी बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये 10 मिनट का एक शॉट है तो चल ही रहा है, ये उस जोन की फिल्म नहीं, ये भी एंटरटेनिंग है, काफी एंटरटेनिंग है। और जैसे कि आपने कहा रोमांटिक है, हाँ अनकन्वेंशनली रोमांटिक है, बट रोमांटिक फिल्म ही है, म्यूजिकल गाने भी है, गाने भी है। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद शब्द मिलते नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें उनके लिए बात पहुंचानी थी, और ये उनका बात करना जरूरी है जिससे ज्यादा लोगों तक उनका काम पहुंचे। लेकिन इतना काफी है इस फिल्म के लिए, इससे ज्यादा लोग फिल्म देखें तो हमारा मकसद है कि लोग उनकी परफॉर्मेंसेस ज्यादा से ज्यादा देख पाए और हर जगह तक वो पहुंच पाए, और फिर से देखें, एक बार दोबारा देखें तो काफी उनको नॉस्टैल्जिया खुद फील होगा देखते हुए, और किस जीनियस को हमने और एज एन एक्टर भी, जैसे आपने बोला कि लोगों तक ये बात पहुंचे, मतलब लोग क्या होता है ना कि खासकर स्टूडेंट्स मतलब एक पर्टिकुलर वेव से या मूवमेंट से प्रभावित होते हैं, वो थोड़ा दिक्कत मुझे लगता है कि आप अभी मेथड एक्टिंग से या फिर आप पर्टिकुलर किसी नाट्य शास्त्र से या किसी
जिसे आप प्रभावित होके नहीं, मतलब अभिनय एक ऐसी कला है जो जो आपसे कोई क्राफ्ट नहीं मांगती। जैसे आपको सिंगिंग का रियाज करना पड़ेगा, डांस का रियाज करना, अभिनय ये चाहती है कि अभिनय उन सब लोगों को जोड़ता है जो शायद उतने स्किलफुल नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन जिन्होंने उतने गहराई से, उतनी संवेदनशीलता के साथ देखा है। तो ये समझना होगा कि और ऑनेस्टी और ट्रुथ को अचीव करना और जीवन को पूर्णता, जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना, एक सोच के साथ जीना, एक समझ के साथ जीना, अभिनय के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इरफान साहब भी बार बार बात करते थे अपने सारे इंटरव्यूज में कि आप खोजिए, अपने आप को खोजिए। वो कभी नहीं बोलते थे कि आप ये जाके सीखिए या ये जाके सीखिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक्टिंग के या जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको, आपका एक्टिंग टीचर आपको गाइड कर सकता है कोई टीचर, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपका जीवन जीने का तरीका ही आपका टीचर हो सकेगा। आप उनकी सारी परफॉर्मेंस में देखिए, हम इस पे बात कर रहे हैं, हो सका तो आगे लाइफ ऑफ पाई पे ही बात करेंगे, जहाँ पे वो एक नरेटर के तौर पे ही आते हैं, लेकिन पूरी ऐसा लगता है आप पूरी फिल्म में इरफान को देख रहे हैं, और फिर इरफान पे ही खत्म होती है और इरफान की फिलॉसफी से ही फिल्म का सार निकल के आता है। क्योंकि द वे ही स्पीक्स, उनके पास कोई ऐसा बहुत, बाकी पिक्चर में इतने विजुअल इफेक्ट्स थे, सब कुछ था, लेकिन इरफान जब बात, उनके पास सिर्फ टेक्स्ट था और उतना जगह था, लेकिन द वे ही स्पोक, द वे ही कम्युनिकेटेड वाज ऑसम। मतलब सारी चीजें अगर आप याद करो तो आपको वो तो सही में पूरा दर्शन ही थी वो फिल्म, और जिस तरीके से इरफान खान ने बताया उन सब चीजों को। I will surely watch the film again. It will be in top of my list. But yeah, I would like to conclude by saying that this film had an open ending, which you mentioned earlier. एंडिंग में क्या होगा, और बहुत सारे लोगों को ये एंडिंग पसंद आई, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इरफान साहब की जो जाने की इतनी जल्दी थी, ये एंडिंग भी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। लंच बॉक्स की एंडिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये एंडिंग मुझे पर्सनली तो अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई। और एक कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैंने कुछ इसके लिए खास तैयारी नहीं की, खाली लंच बॉक्स देखा मैंने। लेकिन कल मेरे आंखों के सामने एक यूट्यूब में आनंद गांधी का एक रिकॉर्डिंग आया, जिसमें उन्होंने कुछ इलस्ट्रियस लोगों को अलग अलग फील्ड से एक होटल लॉबी में 15-20 मिनट के लिए खड़ा करके रिकॉर्डिंग किया, और कुछ टॉपिक्स दे दिए जैसे कि सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी। तो काफी सक्सेसफुल लोग बातें कर रहे थे। तो वहां पे इरफान खान की फिलॉसफी से मैं खत्म करना चाहता हूँ। वहां पे एक लेडी थी, उनका नाम मुझे भी याद नहीं है, बट आई थिंक she was the wife of a co-YouTube owner, and her husband had passed away. How I don't know, but matlab maybe not in a very, like Irfan Saab is too early. We say it's too early, so something like that. And Irfan Saab is asking her कि आप straight away the video starts कि आपके जो ये गुजर गए husband, तो how did you take that? You didn't think कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो वो बड़े अच्छे से बोलती है, हाँ मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, मैं तो मान ही नहीं रही थी कि वो जा चुके हैं। और मैंने कहा कि तुम ऑफिस में गई और दरवाजा बंद किया, और मैंने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि तुम वापस आओ। और फिर रात को उसके ड्रीम में वो आए, उनके हस्बैंड, और बोले कि मैं इधर ही हूँ, बस 4 फीट लंबा हो चुका हूँ, 4 फीट और लंबा हो चुका हूँ। वो थोड़ा सॉफ्टवेयर बग में प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन मैं इधर ही हूँ। तो ये सुन के इरफान साहब इतना हंसने लगे। और खैर मैं लंबाना नहीं चाहता, वो लोग देखे, यूट्यूब पे है वो वीडियो। लेकिन लास्ट में इरफान खान साहब बोलते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग इवॉल्व हो सकते हैं फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर। That those were his last words in that recording. So I would just like to leave it at that maybe he's gone to some other plane and he's watching all of us and doing a great job there as well. Lovely smile. So I hope people like a small tribute, and thank you so much, Pankaj sir, for being with us as thank you so much, Kabir. To give your inputs on acting and Irfan, talk about Irfan Saab. So yeah, all my love to you and all my love to Irfan Saab and all the people watching. Thank you.
Thank you so much. Thank you, Pankaj. Thank you.